आज के पाठ का विषय है स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक। आज के पाठ में हम आज़ादी के बाद हिंदी नाटक के विकास में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण नाटककारों का उल्लेख यहाँ करेंगे। इनमें जो नाटककार शामिल होंगे वो ऐसे होंगे जो हमारी पिछली चर्चा में छूट गए हैं। उन्हीं नाटककारों को हम आज के इस पाठ में समेटने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे नाटककारों में पहले जो नाटककार हैं वो है धर्मवीर भारती। आप जानते हैं कि धर्मवीर भारती हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं। उनके कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष ऐसे कई काव्य संग्रह बहुत लोकप्रिय हुए। साथ ही उन्होंने निबंधकार के रूप में भी बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा उनके उपन्यासों में गुनाहों का देवता बहुत प्रसिद्ध रहा। ऐसे धर्मवीर भारती ने नाटक के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया और उन्होंने गीति नाट्य लिखा जिसका नाम है अंधा युग। अंधा युग 1955 में प्रकाशित हुआ। ये गीति नाट्य है। गीति नाट्य का अर्थ है कि इसमें गेयता है। इसके जो संवाद है उसमें एक प्रकार की गेयता होती है। जैसे कि हमने पहले प्रसाद का कामना गीति नाट्य के बारे में चर्चा की थी, वैसा ही ये भी एक गीति नाट्य है। खास बात यह है कि अंधा युग यद्यपि पौराणिक कथा है, इसमें महाभारत के आखिर में 18वें दिन की संध्या के समय प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा ली गई है। 18वें दिन की संध्या से जब युद्ध का अंत हुआ, कौरव पराजित हुए, दुर्योधन मारा गया और बहुत बड़े महाविनाश के बाद ये युद्ध समाप्त हुआ। वहाँ से लेकर के कृष्ण जिनकी मृत्यु प्रभास तीर्थ में होती है, उनके बीच के घटनाक्रमों पर आधारित ये कथा है। लेकिन इसमें आधुनिक भावभूत की प्रधानता है। पौराणिकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके सभी पात्र आधुनिक है अपने विचारों में। और इस कथा को चुनने का प्रयोजन वास्तव में युद्धजन्य वर्तमान कालीनता को प्रासंगिकता देना है। 1955 से पहले 1945 में आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और उसमें भी बहुत भारी विनाश हुआ था। जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे। हजारों
की संख्या में लोग मारे गए थे। तो उस पृष्ठभूमि में ये नाटक लिखा गया है। किंतु इसकी उपलब्धि केवल वर्तमान के कारण नहीं है, बल्कि जब जब युद्ध होगा ऐसी ही अवसादपूर्ण त्रासद स्थितियाँ उत्पन्न होगी और विघटित मूल्यों के संदर्भ में मनुष्य को नए मूल्यों की तलाश करनी होगी। हर युद्ध हमें यह संदेश देके जाता है कि मनुष्यता को युद्धों से आगे बढ़ना चाहिए। बाह्य संकट के से आगे बढ़ने पर जिन आंतरिक संकटों का सामना करना पड़ता है वे अत्यंत भयावह होते हैं। एक युद्ध बाहर लड़ा जाता है और दूसरा युद्ध अंतर्मन में लड़ा जाता है। अंतर्मन का युद्ध बड़ा भयावह होता है। इसी थीम को भारती जी ने अपने नाटक में नियोजित किया है। और इस नाटक में जैसी बिंबात्मकता है वैसी बिंबात्मकता पूर्ववर्ती गीति नाटकों में सुलभ नहीं है। युद्ध के बाद, महाभारत के युद्ध के बाद पहले के सारे अर्थ बदल जाते हैं, आस्था अनास्था में बदलती है और मूल्य निर्मूल्यता में खो जाते हैं। इसलिए अंधा युग में बहिर्द्वंद के समाप्त होने पर अंतर्द्वंद की विकराल ज्वाला जगकर सभी को भस्मीभूत कर लेने के लिए उतावली हो जाती है। चारों ओर निर्जीव खंडित सत्य के शव दिखाई देते हैं। सारे जो पहले सत्य माने गए थे वो खंडित प्रतीत होते हैं। जो आस्थाएं मानी गई थी वो अनास्थाओं में बदलती प्रतीत होती है। धर्मवीर भारती इस नाटक में लिखते हैं कि ये कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। ये ज्योति सच्चे मार्ग की कथा है, लेकिन इसका माध्यम अंधे हैं। सब अपने अपने हिसाब से सत्य को देखते हैं और सबका सत्य खंडित प्रतीत होता है। अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है, ट्रेजेडी है। और कृष्ण की मृत्यु के बाद तो ये जो त्रासदी का परिवेश है वो और भी गहरा हो जाता है। ये तनावों का नाटक है, संघर्ष का नहीं। नाटकीय तनावों में ही नाटकीयता तनावों में ही है होती है। अश्वत्थामा का अंतः संघर्ष सहृदय को तनावपूर्ण स्थिति में डाल देता है। अश्वत्थामा का जो अंतः संघर्ष चलता है, किस तरह से वो एक मनुष्य से हिंसा की प्रतिहिंसा की ज्वाला में जल करके पशुत्व की स्थिति में पहुंच जाता है और पांडवों के बच्चों का वध करता है, सोते हुए को उनको मार डालता है। तो उसके बाद जो उसके मन में पश्चाताप की जो अंतर्ज्वाला जलती है, वह अंतर्ज्वाला बड़ी मार्मिक है। अश्वत्थामा के व्यथापूर्ण आक्रोश, युयुत्सु की यातना, गांधारी के आवेश, धृतराष्ट्र की आत्मभर्त्सना और संजय की अभिशप्त चीख से घिरकर अंधा युग युद्धजन्य स्थितियों को पूर्णतः नाटकीय बना देता है। खास बात यह है कि ये नाटक बहुत अधिक खेला गया, इसका बहुत मंचन बहुत अधिक हुआ। सन 1960 के बाद हिंदी साहित्य में जनरेशन एक्स का दौर शुरू होता है। यह पीढ़ी विद्रोह, अशांति
और मोहभंग से भरी हुई पीढ़ी है और इसमें जीवन का पुराना गणित गलत ठहराया जाता है। इस पीढ़ी की मनोभावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले जो नाटककार हैं उनमें जगदीश चंद्र माथुर का शारदिया, लक्ष्मी नारायण लाल का कर्फ्यू, गिरिराज किशोर का नरमेध, मुद्रा राक्षस का तिलचट्टा, योर्स फेथफुल्ली, विष्णु प्रभाकर का अब और नहीं, मनु भंडारी का बिना दीवारों के घर और अमृत राय का चिंदियों की एक झालर, शंकर शेष का घरौंदा, रमेश बख्शी का वामाचार, ये सभी नाटक समकालीन जीवन की घिनौनी हरकतों और पारिवारिक कलह को बिंबित करते हैं। कुछ नाटककार ऐसे हैं जिनमें इतिहास और पुराण का नए सिरे से अन्वेषण किया गया है। स्वतंत्रोत्तर काल में भी ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों की भरमार रही है। कुछ नाटककारों ने नए नाट्य रूपों पर भी प्रयोग किए हैं, जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इन्होंने और ऐसे बहुत से नाटककारों ने भारतीय रंग संस्कार और नाटकीय पारंपरिक नाट्य रूपों की ओर तो प्रवृत्त हुए ही हैं, पर उन्होंने नाटकों का जो 3 अंकों वाला जो ढांचा होता है उसके साथ प्रयोग करने का प्रयास भी किया है। और इन नाटककारों ने लोकप्रिय जो हमारे लोक नाट्य हैं जैसे नौटंकी, ख्याल, उनका मंथन करके इनकी शक्ति को पहचाना है। ऐसे नाटककारों में सर्वेश्वर ने बकरी नामक नाटक लिखा, मणि मधुकर ने रसगंधर्व लिखा, लक्ष्मी नारायण लाल ने एक सत्य चंद्र में लोक शैलियों का जीवंत प्रयोग किया। लोक नाट्य की परंपरा को शक्ति देते हुए हबीब तनवीर ने आगरा बाजार, राजा चंबा और 4 भाई, गांव के नाम ससुरार, मोर नाम दावाद, ख्याल ठाकुर प्रतिपाल सिंह और चरणदास चोर को आजमाया और बेहद रंगमंची सफलता प्राप्त की। इधर कुछ नाटककारों ने विसंगतिवादी नाट्य भी लिखे जो समकालीन जीवन की विसंगतियों को उजागर करते हैं। इसमें मुद्रा राक्षस का तिलचट्टा, विपिन कुमार अग्रवाल का लोटन और ब्रजमोहन शाह का त्रिशंकु प्रमुख है। इन सभी नाटकों में आज के जीवन की संपूर्ण अराजकता का कोलाहल पाया जाता है। ये नाटक सांस्कृतिक वैचारिक दृष्टिकोण और झूठी बौद्धिक मुद्राओं से भरे हुए हैं। इसी तरह से समकालीन घटनाओं पर भी बहुत सारे नाटक लिखे गए, जैसे जब चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ तो देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण नाटक भी लिखे गए।
इन नाटकों में ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नेफा की एक शाम, वतन की आबरू, शिव प्रसाद सिंह का घाटियाँ गूंजती है, चिरंजीत का तस्वीर उसकी और रामकुमार वर्मा ने जय बंगला जैसे नाटकों का सृजन किया है। इन सभी नाटकों में भारतीय सैनिकों और युवाओं के देश प्रेम का प्रभावी प्रतीकों से चित्रण हुआ है। हिंदी नाटक में एक नई प्रवृत्ति अनुवाद की भी देखी गई कि कल्पनाशील नाट्यकर्मियों और नाट्य मंडलियों ने हिंदी की कविताओं, कहानियों, उपन्यासों का नाट्य में रूपांतरण किया। प्रेमचंद, यशपाल, श्रीकांत वर्मा की कहानियों, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर, भवानी प्रसाद मिश्र आदि की ख्यातिलब्ध कविताओं का नाट्य रूपांतरण बड़ी सफलतापूर्वक किया गया। मनु भंडारी के महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतरण बहुत लोकप्रिय हुआ। इस नाट्य रूपांतरण की प्रक्रिया में देश और विदेश के प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों को आम जनता तक नाटक के माध्यम से पहुंचाया गया। इसी जैसे बांग्ला लेखक प्रभात कुमार मुखोपाध्याय की कहानी देवी का बंदनी नाम से नाट्य रूपांतरण विष्णु प्रभाकर ने किया। मुद्रा राक्षस ने गोगोल के नाटक दी गवर्नमेंट अफसर का नाट्य रूपांतरण आला अफसर नाम से किया और ये रंगमंची सफलता से परिपूर्ण नाटक सिद्ध हुए। रघुवीर सहाय ने शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का बर्नम वन शीर्षक से अनुवाद किया। शेक्सपियर के नाटक का यह इतना रचनात्मक अनुवाद है कि नाटक के अनुवाद क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करता है। भारत की अन्य भाषाओं के जो नाटककार हैं उनके नाटकों का भी हिंदी में अनुवाद है, जैसे बादल सरकार का पगला घोड़ा नाटक, उत्पल दत्त, गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर, वसंत कानेटकर, बीपी सूर्यराव, जयवंत दलवी के नाटकों का हिंदी रंगमंच के लिए अनुवाद किया गया और संस्कृत के नाटकों का अनुवाद भी हुआ, जैसे कि हबीब तनवीर ने मृच्छकटिकम का अनुवाद मिट्टी की गाड़ी के रूप में किया। 7वें-8वें दशक में प्रयोगधर्मी नाट्य परंपरा की दृष्टि से पूरे हिंदी नाटक का एक नया परिदृश्य सामने आया। स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटकों में भीष्म साहनी भी एक महत्वपूर्ण नाटककार के रूप में सामने आते हैं। भीष्म साहनी इप्टा से जुड़े हुए थे, जननाट्य संघ से, और नाटककार के रूप में वे हानुस लेकर आते हैं 1977 में। हानुस के बाद कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1984 और मुआवजे 1993 नाटक उनके छपते हैं। और रंगकर्मियों के बीच उनके विशेष रूप से 2 नाटकों कबीरा खड़ा बाजार में तथा मुआवजे को विशेष मान्यता मिलती है और रंग निर्देशक M.K. रैना कबीरा खड़ा बाजार का निर्देशन करते हैं और वह कई बार खेला जाता है। इन 2 नाटकों के कारण भीष्म साहनी एक नाटककार के रूप में
प्रसिद्ध होते हैं। प्रभाकर श्रोत्रिय ने भी नाटक लिखे हैं। प्रभाकर श्रोत्रिय प्रसिद्ध आलोचक हैं और नाटक के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया है। इनके कुछ नाटक इस प्रकार हैं: इला 1989, सांच कहूँ तो 1993, फिर से जहाँपना 1997। सांच कहूँ तो का कथानक बीसलदेव रासो से लिया गया है। और इसका जो बीसलदेव जो पात्र है वो शासक का प्रतीक है और इन शासकों की मूल चरित्र एक सा है: निरंकुश, अत्याचारी और अनाचारी। इनकी जो स्त्री पात्र हैं वो स्त्री होने के साथ साथ प्रजा और जनता भी है, शासित और अधिकार वंचित। शासक अत्याचार करेगा और इन्हें सहना होगा। इला जो इनका नाटक है वो रंगमंच की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त सिद्ध हुआ और उसका काफ़ी मंचन भी हुआ। इसी तरह से एक अन्य आलोचक कृष्ण बलदेव वेद जो उपन्यासकार भी है, वो भी नाटक के क्षेत्र में आते हैं। उनका एक नाटक है भूख आग है, जिसको वो विडंबना प्रधान नाटक कहते हैं। ये नाटक आधुनिक जीवन की विडंबनाओं को प्रस्तुत करते हैं। एक उनका नाटक है मोनालिसा की मुस्कान, जिसमें उच्च वर्ग के स्त्री पुरुषों के मुक्त, निसंकोच और निर्लज्ज संबंधों को प्रस्तुत किया गया है। रामेश्वर प्रेम का एक नाटक आता है चारपाई। इसी क्रम में नरेंद्र मोहन भी नाटक के क्षेत्र में आते हैं और उनके कुछ प्रमुख नाटक इस प्रकार से आते हैं: कहत कबीर सुनो भाई साधु 1987, सींगधारी 1988, कलंदर 1991, नो मैंस लैंड 1994, अभंग गाथा 2000, मिस्टर जिन्ना 2005। संतों के जीवन पर आधारित कहत कबीर सुनो भाई साधु और अभंग गाथा सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति को सामने लाते हैं। इसी क्रम में समकालीन जीवन में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटककारों में से एक स्वदेश दीपक का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक होता है। स्वदेश दीपक के नाटक इस प्रकार से हैं: बाल भगवान 1989, कोर्ट मार्शल 1991, जलता हुआ रथ 1998, सबसे उदास कविता 1998 प्रकाशित होते हैं और काल कोठरी 1999। स्वदेश दीपक ने अपने नाटकों में अंधविश्वास, स्वार्थी राजनीति, धर्म के नाम पर की जाने वाली ठगाई, क्रूर अमानवीयता और भयावह तंत्र में पिसते छटपटाते आम आदमी की यातना, शोषण, वर्ग संघर्ष, गुटबाजी, स्त्रियों की दुर्दशा और मजदूरों की गरीबी आदि को नाट्य वस्तु बनाया है और वे प्रगतिशील चेतना के नाटककार सिद्ध होते हैं। उनका कोर्ट मार्शल सबसे अधिक प्रसिद्ध नाटक है, जो
भारत की जातिवाद की समस्या पर लिखा गया है और इसका बहुत अधिक मंचन हुआ है। मुकदमे की कार्रवाई का शिल्प है और उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन सारे नाटकीय तनाव से भर देता है और दर्शकों को बांधने में ये नाटक कोर्ट मार्शल बहुत सफल होता है। रंगमंच में सक्रिय रूप से संबद्ध शांता गांधी की लोक नाट्य शैली का नाटक जसमा ओडन 1984 में प्रकाशित हुआ और बार बार मंचित हुआ। इसी तरह से एक प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी जो श्रीलाल शुक्ल का है, उसका नाट्य रूपांतरण गिरीश रस्तोगी ने रंगनाथ की वापसी नाम से 1982 में किया और ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। इसी तरह से गिरीश रस्तोगी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाणभट्ट की आत्मकथा का नाट्य रूपांतरण भी किया है। मीराकांत स्त्री नाटककारों में उल्लेखनीय है। उनका नाटक नेपथ्य राग 2004 में प्रकाशित होता है। इसमें दोहरे कथानक में शिल्प का उपयोग करते हुए स्त्री होने के कारण होने वाली उपेक्षा और दुर्दशा का चित्रण किया गया है। इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी नाटक का विकास होता है और एक विपुल साहित्य नाटक के क्षेत्र में लिखा जाता है। यहाँ हम सारी चर्चा को समेटते हुए कुछ महत्वपूर्ण नाटकों पर फिर से उनका पुनरावलोकन करते हैं। पूरे नाटक साहित्य में अगर 10 नाटक आपको याद रखने हो तो आप कौन कौन से रखेंगे? तो वो नाटक इस प्रकार से है। पहला नाटक होगा अंधेर नगरी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और ये आज भी रंग मंडलियों में खूब प्रचलित है। इस नाटक में एक भ्रष्ट व्यवस्था का चित्रण किया गया है। सबसे ज़्यादा मंचित होने वाले नाटकों में ये माना जाता है। दूसरा है ध्रुव स्वामिनी। ये जयशंकर प्रसाद का सबसे अधिक मंचित होने वाला नाटक है। आजकल नाट्य मंडलियों के साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और छात्र छात्राओं के बीच इस नाटक का खूब मंचन हुआ है। इस नाटक की सबसे बड़ी बात है उसका कथ्य, और कथ्य इस प्रकार से है कि यदि इस पति नपुंसक है जो इसमें रामगुप्त है तो उसे नकारने की पहल स्त्री की तरफ से यानी ध्रुव स्वामिनी की तरफ से होती है और इसमें धर्म और शास्त्र भी उसका समर्थन करते हैं। अंधा युग की बात हमने कर ही ली, बहुत प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश के सभी नाटक बहुत अधिक वंचित हुए हैं, जिनमें से आषाढ़ का एक दिन बहुत प्रसिद्ध हुआ। शायद ही कोई निर्देशक या कोई रंगमंडली होगी जिसने इस नाटक को न खेला हो। यथार्थवाद का भारतीय स्वरूप क्या होना चाहिए, आषाढ़ का एक दिन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसी तरह से मोहन राकेश के दूसरे जो नाटक है वो भी बहुत अधिक वंचित होते हैं, जैसे आधे अधूरे है और लहरों के राजहंस है। बकरी नाटक की बात हम पहले कर चुके हैं, ये भी बहुत प्रसिद्ध नाटक है। एक और द्रोणाचार्य, ये शंकर शेष का नाटक है। आधुनिक शिक्षा पद्धति पर एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा के माध्यम से गहरा प्रहार आधुनिक शिक्षा पद्धति पर इसमें किया गया है।
इस नाटक में दो समानांतर प्रसंग एक साथ चलते हैं। एक महाभारत का प्रसंग है, दूसरा आज के प्राध्यापक और उसके परिवार का प्रसंग है। ये नाटक रोज़मर्रा के सरोकारों से जुड़ा हुआ एक सशक्त नाटक कहा जा सकता है। इसी तरह से कबीरा खड़ा बाजार में, जो कि सांप्रदायिक समस्या पर लिखा हुआ है और कबीर की ज़िंदगी को भी दर्शकों के सामने लाता है, ये भी बहुत प्रसिद्ध नाटक है। पाठ्यक्रमों में भी रहा और इसका मंचन भी हुआ। महाभोज, ये उपन्यास का नाट्यांतरण किया गया है। भले ही पहले उपन्यास के रूप में इसकी रचना की गई हो, लेकिन नाटक के रूप में बेहद चर्चित और मंचित हुआ। इसकी वजह वही है कि नेता लोग किस तरह चुनाव जीतने के लिए कथित रूप से निरीह लोगों की हत्या को भी हथियार बना लेते हैं। यह इस नाटक में मुख्य कथ्य है। कोर्ट मार्शल की बात अभी हमने की। इसी तरह से एक अभी कुछ वर्षों पहले आया नाटक, जिन लाहौर नहीं देखा, असगर वजाहत का नाटक है। ये भारत पाक विभाजन पर लिखा गया नाटक है। और ये भी बहुत अधिक मंचन इसका हो रहा है। इस तरह से हमने कुछ ऑनलाइन कक्षाओं में हिंदी नाटक के इतिहास को समझने का प्रयास किया। कल फिर पाठ्यक्रम आधारित किसी अन्य विषय पर हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।